Hello everyone, welcome to India's largest online study platform Unacademy. Let's crack Rajasthan exams. मैं हूं शमीम और आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी की सामाजिक और आर्थिक जीवन वन का अगला चैप्टर। इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको इंट्रो दे देती हूं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है। इसके अलावा मैं 6 साल से आरएस और आईएएस की फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद भी मैंने मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं और कई अभ्यर्थियों को, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को मैंने पढ़ाया है, उनके लिए कंटेंट भी रेडी किया है। कॉलेज में भी मैंने लेक्चर का काम किया है और फिलहाल मैं एलएलबी का कोर्स कर रही हूँ। अब अन अकेडमी के बारे में आप जैसे कि जानते हैं, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं बेहतरीन क्लासेस, वो भी आरपीएससी से जुड़े या हर तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी से जुड़ी क्लासेस और कंटेंट। तो आपके लिए घर बैठे ये बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही आसान तरीका हो जाता है अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखने का। इस साल का जो हालात रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से जुटे हुए होंगे। तो अन अकेडमी पर अब आप जैसे कि बाहर नहीं निकल सकते, तो आप घर बैठे अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको अन अकेडमी पर रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा? आपको सीधा प्ले स्टोर पर जाना है और अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करने से कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं हर सब्जेक्ट की, हर एग्ज़ाम से। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्सक्रिप्शन प्लान लिए हैं। आप उस एग्ज़ाम से जुड़े सभी तरह के लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर आपको मिलते हैं और सभी टॉप क्लास एजुकेटर्स आपके साथ यहाँ डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, आपको आंसर राइटिंग स्किल भी सिखाते हैं साथ ही साथ कि आपको आंसर, किसी भी एग्ज़ाम में आए सवाल का आंसर क्रैक कैसे करना है, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको बताएंगे और उनकी ट्रिक सिखाएंगे। दूसरा, आपको मिलता है यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेस। जो भी आपने पढ़ा है किसी भी विषय से जुड़ी हुई या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, तो ज़रूरी हो जाता है कि जो हमने पढ़ा है उसको इवेल्यूशन भी उसका किया जाए। तो आप किसी भी क्विज को यहाँ पर सीरियसली लीजिए। जो भी एमसीक्यू, जो भी मेंस की राइटिंग आपको कराई जाती है, वो यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाएगा इवैल्यूएशन के साथ। इससे क्या होगा, आप कितना अच्छे से तैयारी कर पाए हैं और कितनी अभी कसर बाकी है, ये आपको रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह से आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा और जो आपकी परफॉर्मेंस को सुधारने का काम करेगा। तीसरा, यहाँ आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसको सिलेबस बिल्कुल डिसइंटीग्रेट करके आपको स्टेप बाय स्टेप उसको तैयार करवाया जा रहा है। और चौथी बात ये है, जो सबसे बड़ी है, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का ये है कि आप कितनी भी बार किसी भी वीडियो को देख लीजिए, आप फ्री हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद किसी भी वीडियो को आप एन नंबर ऑफ टाइम, आप एक बार देखिए या 1000 बार देखिए, आप फ्री हैं। आप किसी भी डिवाइस में उसको चला कर देख सकते हैं, कितनी भी बार उसको देख के अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब अन अकेडमी पर आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए जो प्लान है, वो 12 मंथ प्लान जो है वो सिर्फ मात्र 7000 रुपये में है। ये 7000 का प्लान भी आपका कम 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। आप जब अन अकेडमी पर रजिस्टर करते हैं तो आपको वहाँ पर एक, आप सब्सक्रिप्शन के पास आपको एक गिफ्ट बॉक्स मिलेगा, वहाँ आपको डालना है खान 10। इससे क्या होगा कि आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट वहाँ पर मिलेगा और आपको 6300 रुपये ही पे करने होंगे। वो भी ईएमआई भी आप कर सकते हैं। और वहाँ पर भी 24 मंथ का जो हमारा प्लान है, सब्सक्रिप्शन प्लान, वो सिर्फ 8400 रुपये। अब सोचिए, राजस्थान के सभी एग्जाम की तैयारी, आरपीएससी की पूरी तैयारी महज 8400 रुपये में 2 साल के लिए। और उसमें भी आप खान 10 प्रोमो कोड मेरा यूज करते हैं तो आपको मिलता है 7560 रुपये में यही प्लान। अब इतने कम पैसों में आपको अगर तैयारी आपकी हो सकती है तो आपको कहीं भी मोटी फीस भरने की ज़रूरत क्या है। तो
आप जल्दी अपनी तैयारी जारी रखिए बिना किसी टेंशन के, और बस एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी, सिक्स्थ की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, जो कि है सरकार, सामाजिक और आर्थिक जीवन फर्स्ट। जो किताब है उसका थर्ड चैप्टर है सरकार या गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम कई चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि सरकार क्या है, क्या चीज है सरकार। यहाँ पर कई अब बार आपने न्यूज़पेपर अगर ध्यान दिया हो तो लिखा है सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने राहत सामग्री दी। ऐसी न्यूज़ेस आपने सुनी होंगी। सरकार ने हाल ही में कृषि बिल पर फैसला दिया। सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पर 370 को थोड़ा सा ढीला किया, या उसको जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया। कुछ भी आपने ऐसी न्यूज़ सुनी है तो क्या है, क्या सरकार किस किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये कोई इनविजिबल थिंग है? तो इसलिए हम यहाँ पर जानेंगे कि सरकार क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के लिए कितनी भूमिका निभाती है, ये आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। उसके बाद सरकारें क्या करती हैं। सरकारें, देखिए हमने शब्द यूज किया है सरकारें, इसका भी हम आगे अर्थ देखेंगे कि सरकारें क्या करती है, काम क्या है उनका, वो निर्णय कैसे लेती है, वो काम क्या करती है, निर्णय कैसे लेती है, काम अपना अंजाम कैसे देती है, कैसे देश को वो एक दिशा में लेकर चलती है, देश चलाती कैसे है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार में अंतर क्या है, ये सारी चीजों पर मैं आज चर्चा करूंगी, और आपको आई होप कि आपको इससे लाभ मिले। और हाँ, आप चैप्टर पढ़ते वक्त छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, कहाँ से सवाल आ जाए यू नेवर नो। और जो जनरल जो ट्रेंड चल रहा है अभी पिछले कुछ सालों से, वो ये है कि एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहे हैं। चाहे वो आरएस प्री हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो किसी भी तरह का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, एसआई हो, इवन स्टेट में ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो एग्जाम हैं उनमें भी एनसीईआरटी से सीधे सीधे सवाल आते हैं। इसीलिए मेरी आपसे एडवाइस और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। तो आप हम स्टार्ट करते हैं कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है। एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। फिर है सरकार, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, ये कुछ उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। अब ये है क्या, देखिए एक देश, कोई भी एक देश को चलाने में, देखिए किसी भी देश के या राज्य के कई पार्ट होते हैं। जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगी। कोई भी राज्य है, उसके कई सारे तत्व होते हैं। एक तत्व है वहां की जनसंख्या या जनता, ठीक है। दूसरा तत्व है वहां की सरकार। तीसरा तत्व है उस जगह की भूभाग, कोई एक विशिष्ट भूभाग भी हो जिसको हम राज्य या देश कहें। चौथा है संप्रभुता। ये चार राज्य के मुख्य तत्व है। राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य एक ऐसी इकाई है, ऐसा कोई विशिष्ट सीमा क्षेत्र जहां पर एक ही तरह के नीति, नियम, कानून, कायदे, विधि, एक ही विधि प्रचलित हो या लागू हो, उसको राज्य कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान की भाषा में। तो जनता, आप समझ गए होंगे, किसी भी राज्य को बसाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक वहां का भूभाग होना चाहिए। उसके बाद वहां पर निवास करने वाली जनता होनी चाहिए। तीसरा है सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जनता तो भीड़ है एक हिसाब से, लेकिन उस जनता पर शासन करने के लिए भी आपको एक इकाई चाहिए, आपको एक सामूहिक संगठित व्यक्तियों का समूह चाहिए, जो उस भीड़ को या उस जनता को, उस जनसंख्या को एक दिशा में चला सके, देश का विकास कर सके, देश को आगे प्रगति पथ पर ले जा सके। तो सरकार क्या है, वो
वो तत्व, राज्य का वो तत्व जो जनता पर शासन करती है और देश में विधि निर्माण का कार्य करती है, देश के सामाजिक मुद्दों से, आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए कामों को अंजाम देती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है, जैसे कि गरीबों का कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाना। आज आप जितनी भी योजनाएं सुनेंगे, चाहे वो इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे वो भामाशाह योजना हो, चाहे किसी भी तरह की योजना, रोजगार योजना हो, वो चलाता कौन है? वो सरकार उन पर विधि बनाकर वो योजनाओं को लागू करवाती है, करती है और करवाती है। फिर है कई महत्वपूर्ण कार्य, जैसे डाक, परिवहन सेवाएं, जलापूर्ति, सड़क निर्माण। ये अभी एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे कि सरकार अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर बहुत सारे काम करती है, चाहे वो रेल सेवा और हवाई सेवा ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हुआ, बस सेवा हो, या फिर कोई जलयान सेवा हो, कोई डाक तार सेवा हो, और जल संबंधी कोई हेल्प हो, जनता के पास जल नहीं पहुंच रहा है उसके लिए हो, तो खाना मुहैया कराने के लिए हो। देखिए अभी अभी रिसेंटली जब कोरोना शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान सरकार ने क्या किया, जिन लोगों को खाना मुहैया नहीं हो पाया, उन लोगों को खाने के पैकेट सरकार की तरफ से दिए गए। तो ये क्या था? ये भी सरकार ने काम किया, आपदा प्रबंधन इसको कहा गया। फिर अब इसके अलावा सरकार का और काम क्या है? जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। इसका मतलब ये है कि देश या राज्य जो है वो खाली खुद के बल पर नहीं चल सकता, उसको दुनिया में, जो दुनिया के या विश्व के बाकी तमाम देश हैं, राष्ट्र हैं, उनके साथ मैत्री संबंध भी स्थापित करने होंगे। क्योंकि आज जो वैश्वीकरण का युग है, यहाँ पर कोई भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपको सबके साथ मिलजुल कर चलना पड़ेगा। और ये बात हर देश पर भी लागू होती है और हर व्यक्ति पर भी। उसके बाद है सरकार की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आपने अगर नोटिस किया हो तो कितने ही हर राज्य, हर जिले में सरकारी अस्पताल खुलवाए गए हैं, सरकारी शौचालय हैं, सरकारी स्कूल हैं। तो आप किसी भी चीज का नाम लीजिए, आपको हर जगह दिखेगा कि सरकार ने, उस इकाई ने, उस संगठित इकाई ने हर जगह अपनी जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए, सुविधा देने के लिए बहुत सारा काम किया है। आप एम्स का नाम सुने, आपने एसएमएस का नाम सुना होगा, हॉस्पिटल, तो ये सब क्या है? ये सरकार का ही तो हिस्सा है। उसके बाद है प्राकृतिक विपदा, भूकंप, सुनामी, बाढ़ के समय प्रमुख सरकार ही पीड़ितों को सहायता करती है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। किसी भी तरह की, जैसे अगर एक बहुत साल पहले सुनामी आई थी, तो उस वक्त आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका था। तो सरकार ने क्या किया, वो पर्टिकुलर राज्यों को मुहैया वो राशि दी गई, अनुदान दिया गया, और उन राज्यों ने उस अनुदान राशि से अपना जनजीवन सामान्य स्तर पर लेकर आए। भूकंप आया है बड़े लेवल का और बहुत विनाश हुआ है चाहे लोगों का, तो सरकार क्या करती है, राज्य को अनुदान देती है। साथ भी कहीं आपने सुना होगा, ये घोषणा भी करती है कि भाई जिनके घर में ऐसा मृत्यु हुई है उनको इतने इतने लाख का मुआवजा मिलेगा। कोई फिजिकली से वो मतलब शारीरिक रूप से किसी को चोट वगैरह आई है तो उसको इतना मिलेगा, किसी का घर टूटा है तो उसको ये राशि मिलेगी। तो सरकार क्या करती है, किसी भी तरह की आपदा का प्रबंधन करने के लिए लोगों तक मदद पहुंचाती है हर तरीके से। किसी प्रकार के विवाद के निपटारे या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं और जो सरकार का ही अंग है। अब दो लोगों में कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो या किसी जमीन का लेकर मैटर हो, तो क्या किया जाता है, जब देश एक राज्य में विधि काम करती है तो ऐसे मामले आपस में ना निपटाकर क्या किया जाता है, न्यायालय में चले जाता है। आप कोर्ट में जाएंगे, चाहे वो जिला कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, राज्य का और भी कोई कोर्ट हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये मसला, आपका जो मैटर न्यायालय में ये रिजॉल्व हुआ है, ये न्यायालय क्या है, ये भी सरकार का एक हिस्सा है। तो सरकार इतने सारे काम करती है। इसके अलावा भी आप अपने मन से भी कई काम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा काम करती होंगी सरकारें, तो उसके बारे में अब
काम इतने सारे कर रही है, देश की सुरक्षा भी कर रही है, देश के लोगों को सुविधा भी दे रही है, देश के लोगों को शिक्षा पहुंचा रही है, खाना पहुंचा रही है, उनकी चिकित्सा सुविधाएं दे रही है। तो ये जो सरकार है इतने सारे काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे काम सरकार कर कैसे रही है? क्या उसके पास साधन है, क्या संसाधन है कि वो इतने सारे कामों को अंजाम दे रही है? तो ये है सरकार काम कैसे करती है, नीति नियम या कानून बनाकर, पहली बात। दूसरी बात, अपने अंगों की सहायता से निर्णय को क्रियान्वित कर। देखिए, जो भारत सरकार है या किसी भी जगह की सरकार है, वो हमने बताया कि विधि निर्माण का कार्य वो करती है। देखिए, यहाँ पर एक मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। एक हमने सुना होगा संसद, तो संसद जो है वो क्या है, वो सरकार का हिस्सा है, वो सरकार है। अब ये जो संसद है, इसके मोटे तौर पर या मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये मुख्य तौर पर ये जो भारतीय संसद है या संसद है, उसके ये 3 अंग होते हैं। ये 3 बड़े अंगों के तौर से ही, के माध्यम से ही सरकार अपना काम करती है। ये कार्यपालिका ने कोई भी कानून बनाया, ठीक है, विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसको क्रियान्वित करने की बात की उस पर, और न्यायपालिका ने उसको क्या किया, उसके क्रियान्वयन होने का हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ध्यान कौन देता है? न्यायपालिका। तो सरकार जो है अपने अलग अलग अंगों की मदद से, अपने जो भी उन्होंने विधि बनाई है, किसी भी चीज को लेकर उन्होंने कानून बनाया है, तो उसको वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसका वो क्रियान्वयन करवाते हैं। देखिए, मैं कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर हिंदी के और इंग्लिश के दोनों यूज में ले रही हूँ। वजह यह है कि आपकी, हो सकता है आपकी हिंदी अच्छी हो, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको इंग्लिश में भी आने जरूरी हैं। तो आप जब पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश, बेहतर होगा कि आप दोनों पर बराबर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। तो आपको इससे क्या होता है, कई बार एग्जाम में आपको समझ में नहीं आती, कई बार हिंदी लैंग्वेज इतनी टफ आता है, वो क्वेश्चन ऐसा आता है इस लैंग्वेज में आता है कि आपको हिंदी समझ ही नहीं आती। उस जगह आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी पढ़कर उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये है कि सरकार काम कैसे करती है, ये हमने बताया। अब ये जो हमने सबसे मुख्य काम बताया सरकार का, कि कानून बनाकर, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते ही क्यों ना हो, वो काम हम कानून बनाकर ही करते हैं। तो ये कानून बनते कैसे हैं, क्या करती है, होता क्या है? तो अब हमारा टॉपिक है सरकार और कानून। सरकार कानून बनाती है, देशवासियों को वे कानून मानने होते हैं। केवल ये वही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। हमने अभी यही पढ़ा कि भाई सरकार जो है वो नीति नियम कानून बनाने से ही अपना देश चलाती है। देश की प्रजा या जनता पर आपको अपनी पकड़ रखनी है, तो आपको उन्हें किसी विधि में ढालना होगा, किसी विधि के अधीन। तो सरकार वो विधियां बनाने का ही तो काम करती है। सरकार के पास कानून बनाने और लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करने की ताकत होती है। सरकार क्या करती है, इसका मतलब देखिए, यहाँ 2 चीजें लिखी है। सरकार कानून तो बनाती ही है, लेकिन लोगों को कानून मनाने के लिए वो बाध्य करने की शक्ति भी रखती है। वो सिर्फ कानून नहीं बनाती, सिर्फ नीति नियम नहीं बनाती, बल्कि उनका क्रियान्वयन को करवाने के लिए आपको बाध्य कर सकती है। और अगर आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपको उसका दंड का भुगतान करना होगा। तो अब इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई भी गाड़ी चला रहा है तो उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो जाहिर है आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर है कि आपने सर गाड़ी चलाई, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आप रॉन्ग साइड से ले रहे हैं, तो भाई आप जब नीति नियम कानून किसके लिए बनाए गए हैं? नीति नियम इसीलिए तो बनाए गए हैं ताकि आपका जीवन, सभी का जीवन समान रूप से सामान्य चल सके। अगर आप उन नियमों के अधीन ही नहीं चलेंगे, तो देश में तो एक अजीब सी अराजकता की स्थिति आ जाएगी कि बिना नीति नियम के, बिना कानून के किसी भी देश को चलाना असंभव होता है। अब है, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को सही ढंग से पालन नहीं हो रहा, तो लोग भी कुछ कदम उठा सकते हैं।
इसका मतलब क्या है, सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने क्रियान्वयन करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन अब इसमें दो स्थितियां हो सकती है। एक तो ये है कि लोगों को वो कानून पसंद नहीं आया, उनको लगा कि वो उनके हित में नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो लोग भी कदम उठा सकते हैं। कदम कैसे उठा सकते हैं, या तो वो सरकार को किसी भी माध्यम से ये दिखाएं, मतलब अहिंसात्मक माध्यम से ये दिखाएं कि भाई आप ये जो कानून लाए हैं इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, ये हम जनता के हित में नहीं है, पहली स्थिति। दूसरा स्थिति कि भाई वो कानून का क्रियान्वयन जो है वो सही से नहीं हो रहा, तो भी आप लोग जो है, जो जनता है, जो नागरिक हैं, वो कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कि हाल में जो मुद्दा चल रहा है कृषि बिल पर, आप देख रहे हैं कि कृषि बिल, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको शायद अभी थोड़ा सा उनको लग नहीं रहा कि यह क्रियान्वित सही से हो पाएगा, क्योंकि उनके अनुसार इस बिल में कुछ कमियां हैं। तो सरकार क्या करती है, उनकी मांगों को सुनती है, समझती है, और वो माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों की बजाय वो बहुसंख्यक को देखकर उस कानून को देश हित में लागू करने का काम करेगी। और लागू करने में भी कहीं अगर अड़चन आ रही है तो आप जनता फ्री है सरकार को ये अवगत कराने के लिए कि भाई आप ये कानून लेकर आए हैं और बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। ठीक। उसका अगला है, जैसे किसी को उसके धर्म या जाति के आधार पर नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय में दावा कर सकता है। भारतीय संविधान में आपको ये अधिकार है कि अगर आपकी शैक्षिक योग्यता उसके अनुकूल है तो आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं, रोजगार में आप वहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि सिर्फ धर्म या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर आपको भेदभाव किया जाए और नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपके पास ये अधिकार है आवाज उठाने का कि आप सरकार के इस जो नीति नियम या इस विधि के खिलाफ आवाज उठाएं और न्यायालय में आप दावा करें। तो न्यायालय जो है कि भाई जो है वो कान, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने तो दे रखा है कि भाई हाँ कान, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी नौकरी में, लेकिन कोई कोई दूसरी जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम है और उन्होंने उस चीज को फॉलो अप नहीं किया, पालन नहीं किया, तो भी आप न्यायालय में जाएंगे। तो ऊपर से आदेश आएगा न्यायालय से और कहा जाएगा कि भाई ये राज्य सरकार जो है या ये सरकार है, ये सही काम नहीं कर रही है, ये नीति नियम है, आप इसके अधीन कार्य करें। तो ये चीज का भी एक मतलब सॉल्यूशन कौन कराता है, सरकार का अंग ही कराता है। किस जनता की किसी भी तरह की परेशानी का अंत कुल मिला के सरकार का ही अंग करता है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, वो सही कदम ढूंढेगा न्यायालय, क्या जो लोगों ने डिमांड की है वो सही है, ये वो समझेगा और उन लोगों के हित में वो न्यायालय अपना निर्णय देगा। और जो भी सरकार होगी उसको वो न्यायालय के निर्णय मानने होंगे। तो इसी तरह सरकार और कानून में क्या है, कानून भी बनाएगी और जनता को भी ये अधिकार, सरकार को भी ये अधिकार है कि जनता कानून नहीं माने तो वो उसको बाध्य कर सकती है, और जनता को भी ये अधिकार है कि सरकार का कानून का पालन नहीं हो रहा है तो वो उसके खिलाफ न्यायालय में आवाज उठा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी बात की राज्य सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार, तो क्या सरकार के स्तर क्या क्या हैं, क्या अलग अलग तरह की है या एक ही स्तर है। तो यहाँ पर है कि सरकार के जो स्तर हैं किसी भी विश्व के किसी भी देश में, लोकतंत्र की जब बात की जाती है तो सरकार अलग अलग 3 स्तर पर मोटे मोटे तौर पर काम करती है। सबसे पहला आता है स्थानीय स्तर पर सरकार, स्थानीय स्वायत्त शासन इसको बोला जाता है, स्थानीय स्वायत्त शासन। इसका मतलब क्या है, किसी भी गांव या नगर में आपको अगर गवर्नमेंट का वो दिखता है, जैसे कि जिला पंचायत आप कह लीजिए, ग्राम सभा, ये धीरे धीरे छोटे छोटे टर्म अभी आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे चीजें क्लियर होती जाएंगी, आप पेशेंस बना के रखिएगा। तो सरकार जो सबसे पहला सबसे भूमिगत स्तर है, बिल्कुल निचले लेवल पे, निचले पायदान का जो स्तर है वो है स्थानीय स्तर की सरकार। ये स्थानीय स्तर की सरकार, जैसे आपने अभी अभी सुना वार्ड पंच के चुनाव हुए, ठीक, प्रधान के चुनाव हुए, तो ये वार्ड पंच और ये प्रधान, ये क्या है, ये स्थानीय स्तर की सरकार का एक हिस्सा है। ये स्थानीय स्तर की सरकार किसके अधीन होती है, राज्य स्तर के। अब राज्य का मतलब
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कश्मीर, ये जो अलग अलग राज्य हैं इनकी भी सरकार होती है, तो ये राज्य सरकार है। और उससे ऊपर एक सबसे बड़ी सरकार होती है राष्ट्रीय स्तर या केंद्र स्तर पर। तो अब क्या हुआ, तीन स्तर की सरकारें हमारे पास हुई। एक तो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या राष्ट्रीय स्तर की सरकार हमेशा एक ही होगी। इसके अंग हैं लेकिन सरकार तो एक ही है। अब इस केंद्र सरकार के नीचे जितने भी राज्य हैं देश में उतनी राज्य सरकारें, ठीक है। एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो राज्यों की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। अभी तो अपने यहाँ पर जैसे 29 राज्य हैं तो 29 होंगी, 28 राज्य हैं तो 28 होंगी। कभी पिछली बार पहले 29 राज्य थे, आज हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन है। फिर उसके बाद हर राज्य जो है वो जिलों में बटा है, तो जिला सरकार हुई। हर जिला जो है वो भी गांव और शहरों में बटा है, तो ये जो है यहाँ पर भी सरकार हुई। ये जो है ये स्थानीय सरकार कहलाती है, ये राज्य सरकार और ये केंद्र सरकार। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर यहाँ पर राज्य जो सरकार है वो अलग अलग स्तर पर काम करती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि देश के जितने भी काम हैं वो ये जो सरकारें हैं अलग अलग स्तर पर, इनके सबके अलग अलग काम होंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि ये सारे एक ही काम करेंगे, वरना तो क्लैश होने लगेगा। तो क्या करते हैं कि किसी भी काम के एक एक मतलब आपको पता चलेगा कि संविधान में कुछ ऐसी सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उनमें क्या है, उनमें कुछ विषय डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि केंद्र सरकार के कौन से कार्य होंगे। संघ सूची जो होगी उसमें केंद्र सरकार के अधीन कार्य कौन से होंगे वो दिखाए गए हैं। फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य सरकारें अलग से किस किस पर काम कर सकती हैं ये दिखाया गया है, ये बता दिया, उसमें निर्देश दे दिए गए हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें काम कर सकती है। तो इस तरह ये सरकार के जो स्तर हैं ये 3 स्तर की सरकारें होती हैं और मोटे तौर पर, और ये स्तर जो है अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक उदाहरण टेबल लेने की एग्जाम्पल टेबल उठाई है, तो आप इसको देखते चलिएगा। आप भी अपना जवाब ढूंढिए, फिर मैं अपना बताती रहूंगी, है ना। देखिए पहली लाइन है, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। अब बताइए ये कौन सी सरकार का काम हो सकता है? क्या ये काम स्थानीय सरकार का है, क्या राज्य सरकार का है, या राष्ट्रीय स्तर की सरकार का? जब भारत सरकार कहा गया है का रूस से, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय विश्व पटल की बात है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का कार्य होगा। राष्ट्रीय स्तर की सरकार को अधिकार है कि वो इस पे काम बनाएगी अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर। दूसरा है, पश्चिमी बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। पश्चिमी बंगाल सरकार सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा, इसका मतलब ये क्या है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शिक्षा से जुड़ा मसला है। अब ये शिक्षा से जुड़ा मसला है, देखिए मैं ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ। शिक्षा का जो विषय है ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन है। कहने का मतलब समवर्ती सूची में आता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे कानून बना सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पश्चिमी बंगाल सरकार, साफ दिया गया पश्चिमी बंगाल, तो ये किसका हुआ, राज्य स्तर का कार्य है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में कई नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी दो अलग अलग सिरे हैं भारत में, तो ऑब्वियसली कि जब इतने बड़े लेवल का काम है, और अभी हम बता देते हैं कि रेल सेवा जो है वो भारतीय या केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये काम कौन करेगा, राष्ट्रीय सरकार। फिर है, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। क्या केंद्र सरकार ये डिसाइड करेगी कि आपके एक छोटे से गांव में कुआं कहाँ बनेगा, या फिर ये क्या राजस्थान सरकार या गुजरात सरकार तय करेगी? तो इसमें क्या है, देखिए गांव का मैटर है कि गांव में होने वाली ये चीज है, विकास है, तो वहां का पता ज्यादा किसको है, गांव वाले को या स्थानीय सरकार को। इसलिए अगर गांव का कोई काम हो रहा है तो वो कौन करेगा,
स्थानीय स्तर की सरकार। फिर है पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। पटना में बन रहा है, बिहार में बन रहा है और बड़ा सा पार्क बन रहा है, इसका मतलब ये सामुदायिक सेवा है। तो ये जो काम है भाई एक का राज्य के लेवल पर, राज्य के स्तर पर काम हो रहा है, इसलिए ये काम कौन कर रहा है? राज्य सरकार। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। हरियाणा सरकार का बिजली देने, मुफ्त देने का निर्णय, इसका मतलब क्या है? देखिए दो चीजें, एक तो यहाँ पर राज्य सरकार है, हरियाणा सरकार बोला गया, भारत सरकार नहीं बोला गया। दूसरा बिजली देने का निर्णय, इसका मतलब बिजली आपूर्ति जो है वो किसका काम है? राज्य का काम है। देखिए मैं यहाँ ये क्यों बता रही हूँ कि ये राष्ट्रीय है, ये राज्य है, ताकि आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहे कि कौन कौन से छोटे मोटे विषय जो मेन है वो किस सरकार के अधीन में आते हैं। तो शिक्षा कहाँ आता है? दोनों सरकारों के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री संबंध आते हैं राष्ट्रीय सरकार के अधीन। रेल सेवा किसके अंदर है? केंद्र सरकार या संघ सूची में है। बिजली बनाने का जो बिजली आपूर्ति का कार्य है वो कहाँ पर है? राज्य सरकार का काम है। फिर है 1000 रुपए का नोट, नया नोट शुरू करने का निर्णय। तो 1000 रुपए का नोट चलेगा तो हमारे यहाँ पर करेंसी तो एक ही है, केंद्र लेवल से लागू होती है, ना कि राज्यों का अपनी अपनी मुद्रा है। तो जब 1000 रुपए का नया नोट शुरू हो रहा है तो ये तो राष्ट्रीय सरकार का कार्य होगा। इसका मतलब मुद्रा का निर्गमन या नई मुद्रा निकालना, पुरानी मुद्रा प्रचलन से हटाना, ये किसका काम है? संघ सूची का ये विषय है और ये केंद्र सरकार या भारत सरकार का ये काम होगा। तो इन उदाहरणों से आपको थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा कि जो सरकार के अलग अलग स्तर हैं वो उनके पास काम भी अलग अलग है, क्योंकि इतना बड़ा जो देश है, 150 करोड़ की आबादी और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उन व्यक्तियों का एक समूह चाहिए, वो भी हर स्तर पर, केंद्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक समूह चाहिए, तभी वो देश काम सही सुचारू रूप से काम कर पाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये सरकार के स्तर हमने पढ़ लिए, अब सरकार के प्रकार क्या क्या है? सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन कराने की शक्ति कौन देता है? कौन देता है? ये बात सोचने की, अभी बताएंगे इस पे भी। ये बात इस पर निर्भर करती है कि उस देश में सरकार कैसी है। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन कराने की शक्ति कौन देता है? अगर हम दो अलग अलग बातें करते हैं, हमने यहाँ पर सरकार के दो रूप उठाए हैं, तो भाई निर्णय और कानून पालन कराने की शक्ति कौन देगा? जैसी सरकार होगी तो उसी हिसाब से तो काम होगा। तो अब यहाँ पर सरकार के दो प्रकार दिए गए हैं, एक है लोकतांत्रिक सरकार, एक है राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार क्या होती है? जहां पर किसी एक राजा का या रानी का शासन हो। जैसे कि पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पर रानी का शासन हुआ करता था, तो वहां के कानून नीति नियम कौन बनाता था? वहां का राजा या रानी। ठीक है, वहां का क्राउन जो है वो उसके नीति नियम बनवाता भी था और उसका पालन भी करवाता था। लेकिन लोकतंत्रीय सरकार है, लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता को। तो जनता जब अपनी सरकार खुद चुन रही है तो वो लोकतंत्र सरकार कहलाती है। जनता के बीच से ही उठकर जब हम सरकार को चुनते हैं तो वो लोकतांत्रिक सरकार है। और ये लोकतांत्रिक सरकार है तो देश में फिर कानून का पालन कराने की शक्ति कहाँ से आएगी? जनता से आएगी। देखिए संविधान बना है, किसी हर देश में संविधान बना हुआ है, लेकिन वो संविधान भी जो है उसको शक्ति कहाँ से मिली है? जनता से मिली है। कैसे मिली है? उदाहरण देती हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली लाइन है, आप एनसीईआरटी की हर किताब उठा कर दीजिए, आपको पहले दूसरे पन्ने पे ही भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना करके मिलेगा एक। उसमें सबसे पहला जो वर्ड यूज किया गया है, शब्द यूज है, शब्दांश, वो है हम भारत के लोग। इसका मतलब भारत की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको शक्ति जनता से मिली, क्योंकि जो संविधान है
वो जनता की वजह से बनाया। हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग या भारत की जनता उस संविधान को बना रही है, और इसीलिए सरकार को जो नीति नियम बनाने की जो शक्ति है वो कहाँ से मिली है? जनता से मिली है। हमारी ही सरकार है, हमारे लिए ही काम कर रही है, और हमारी तरफ से ही, हमारे माध्यम से ही वो काम कर रही है। सरकार को शक्तियां कहाँ से मिल रही है? जनता से। समझ में आया? तो सरकार का निर्णय लेने और कानून पालन कराने की शक्ति कौन देता है? या तो लोकतंत्र सरकार है तो जनता, और राजतंत्री सरकार है तो ग्राउंड से आती है। तो लोकतंत्री सरकार में क्या है? लोकतंत्र में जनता ही सरकार को ये शक्ति देती है। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार को वोट देकर सरकार को चुना जाता है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार जनता को बताना होता है। अब मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पर सरकार को जो शक्ति है वो जनता से मिलती है। जनता क्या करेगी? जनता ने शक्ति दी भाई कि हाँ, हमने तुम्हें सरकार चुना है, तुम हमारे लिए कानून बनाओ। ठीक, लेकिन अब ये जनता जो है ये कैसे दे रही है? सरकार को शक्ति कैसे दे रही है? किससे? वोट देकर। क्योंकि चुना हमने है, कैसे चुना है? वोट देकर। और अभी तो हमने ये भी एक बात है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। और प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव कैसे? देखिए, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है यह हमारे देश का राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री जो है वो हमारी सरकार का अध्यक्ष है, और राष्ट्रपति जो है वो हमारा देश का मुखिया है। तो इसको हमने सीधे नहीं चुना है, हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रतिनिधि चुने, और उन प्रतिनिधियों ने ऊपर सरकार चुनी। इसलिए लोकतंत्र सरकार जनता पर आधारित है। जनता सरकार चुनती है, किसके थ्रू? मतदान के थ्रू, वोट देकर अपनी सरकार चुनती है। अब इसमें सीधा लोकतंत्र भी हो सकता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र भी। सीधा जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता था, पुराने टाइम में, जैसे ग्रीस या फिर आप रोमन साम्राज्य का या रोम का नाम सुनेंगे, तो वहां पर क्या होता था, एक आम सभा होती थी। उस ग्रीस के सारे लोग या रोम के सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे होते, और वहां पर ही मुखिया उनके होते थे, और वो आपस में मिलकर वहीं पर निर्णय करते थे। किसी भी योजना को या नीति नियम को बनाने का, योजना लागू करने का, सारे नीति नियम सारे जने सीधे मिलकर काम करते थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ जाती है या बड़ा लोकतंत्र होता है, उसमें सीधा सरकार चुनना इतना आसान नहीं है, या फिर हम सारे लोग मिलकर उस किसी भी निर्णय को नहीं ले सकते कि हम हर मुद्दे पे सारी जनता की राय मांगे। कि एक मुद्दा हमने उठाया और हम उसको सबसे, इससे क्या होगा कि किसी भी कानून को बनाने में इतनी देरी हो जाएगी कि फिर पालन करने में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, हम सीधे सरकार ना चुनकर प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि सरकार, और वो प्रतिनिधि देश के मुखिया और सरकार के मुखिया को चुनते हैं, और ये सारे लोग जो हैं ये सरकार का हिस्सा है और यही देश चलाते हैं। लेकिन शक्ति किसने दी? याद रखिएगा, शक्ति किसने दी? लोकतंत्रीय सरकार में जो शक्ति है वो हमेशा जनता की आएगी। तो अगर आपसे कहीं भी ये सवाल आए कि लोकतंत्र में सरकार की शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है, तो क्या होगा? जनता। ठीक, अब इसमें है निर्णयों को, उठाए गए कदमों को आधार जनता को बताना पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कई ऐसे कानून भी हो सकता है जो जनता को पसंद नहीं आए, तो वो अलग अलग माध्यम से अपने उस कानून को कहेगी भाई सरकार को कि हमें ये पसंद नहीं है, हमको इसमें थोड़ा सा सुधार चाहिए, तो वो सरकार जो है उसमें सुधार करेगी और उसको फिर से पालन करवाइए। पालन नहीं हो रहा है तो आप न्यायालय में जाइए और उसको सुधार के साथ क्रियान्वित करवाइए। फिर है राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार क्या है? इसमें सरकार चलाने और निर्णय लेने की शक्ति या राजा या रानी के पास होती है, क्राउन के पास ये शक्ति होती है। जो भी वहां का सर्वे सर्वा मुखिया होगा उसके पास ये शक्ति होती है। ब्रिटेन में रानी का शासन था, क्राउन का शासन था, तब वहां की जो रानी है
वो चुनती थी, वो नीति नियम बनाती थी और उसको जनता पर लागू करती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि रानी सीधा सीधा खुद ही सारा ध्यान रख लेगी और नियम बना देगी, तो उसको भी तो कोई समूह चाहिए, कोई उसके अधीन ऐसी संस्था चाहिए जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से वो ये काम करवा सके। तो क्या होता था कि इनके पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता था। आपने सुना होगा कि जब राजा महाराजा का शासन हुआ करता था तो उनके दरबार में कई मंत्री संतरी हुआ करते थे, दरबारी हुआ करते थे। तो ये मंत्री संतरी मिलकर ही तो निर्णय लेते थे, राजा को बताते थे कि भाई हाँ इस राज्य में ये करना है और हमने ये देखा है। सब तरह के अलग अलग मंत्री हुआ करते थे, इसका मतलब उनके पास भी मंत्रालय विभाग होते थे। किसी के पास भाई आर्थिक विभाग आ रखा है, किसी के पास सामाजिक सेवा का विभाग आ रखा है। तो ये किस अलग अलग सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता था। उनसे राय मशवरा करके राजा या रानी जो है अपना पूरा दिखाते थे कि भाई उन्होंने हमको राय दी, अब हम इस कानून को, ये कानून बनाएंगे और हम लागू करेंगे। तो यहाँ पर जो है कहीं भी जनता के पास अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? नीति नियम लागू करवाने का। सलाहकारों का एक छोटा समूह जो है ये राजा के थ्रू काम कर रहा है बस। हमारे देश में ही देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता से पहले या फ्रीडम से पहले जब 1857 के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन सीधा आ गया था भारत। उससे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बनाती और वो भारतीयों पर लागू करती। 1858 में भारत जो क्वीन है, ब्रिटिश क्राउन है, उसके अधीन भारत आ गया और उसने अपने सलाहकार समूह, या कहीं ना कहीं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी लेकिन वो क्राउन के अधीन था, तो जो क्राउन करवाना चाहता वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो नीति नियम बनाते और वो भारतीयों पर थोपे जाते थे। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार बताने नहीं पड़ते, ना अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। जैसे अभी देखिए लोकतंत्र में तो क्या है, जब जनता ही शक्ति का स्रोत है तो जनता का तो भाई समझ में आता है कि जनता को अगर कोई कानून पसंद नहीं आया, पालन नहीं हो रहा, तो न्यायालय में जा सकता है। उसके पास अधिकार है ये कि वो अपने उन कानूनों का सही से पालन भी करवा ले और कानून पसंद नहीं आए तो सरकार से अपनी मांगे करके उस कानून को बदलवा ले या खारिज करवा दे। लेकिन राजतंत्र है, राजा या रानी के अधीन है और उसके उस समूह के अधीन है, तो जनता को तो ये कहीं भी अधिकार मिला ही नहीं। वो एक अधीनता की स्थिति में है, वो उन कानूनों को मानने के लिए बाध्य है जो राजा ने उनके ऊपर लागू कर दिए। और राजा के पास इतनी शक्ति है, अंतिम स्रोत राजा है शक्तियों का, और रानी या फिर रानी है, तो उनको उन्होंने जो भी डिसीजन या निर्णय लिए हैं उनको सफाई नहीं देनी पड़ती कि उन्होंने किस आधार पर इन निर्णयों को लिया है। तो लोकतंत्र और राजतंत्र सरकार में देखिए यहाँ अंतर भी नजर आ जाता है कि लोकतंत्र सरकार में अंतिम स्रोत जो है वो जनता होती है, लेकिन राजतंत्र सरकार में राजा या रानी होता है। दूसरा है कि जनता अपनी पसंद की सरकार को वोट देकर चुनती है, राजतंत्री सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। तीसरा ये है कि अगर कानून गलत बना है या उसका पालन नहीं हो रहा है तो जनता सरकार से सवाल जवाब कर सकती है, ये लोकतंत्र में उनको अधिकार होता है। लेकिन राजतंत्र सरकार में जनता को ये अधिकार ही नहीं होता और राजा जो है वही सर्वे सर्वा है, उसको किसी को सफाई नहीं देनी पड़ती है। अब बता दिया हमने सरकार के प्रकार क्या क्या हुए, लोकतंत्रीय सरकार और राजतंत्रीय सरकार। अब भारत की बात करते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो भारत, मैंने कहा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत। तो भारत में क्या है, हमने क्या किया, हमने राजतंत्र को नहीं अपनाया। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण किया तो उन्होंने यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की। तो भारत में लोकतंत्र है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लोगों को अपना नेता चुनने की शक्ति है, ये लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। इसलिए इसी अर्थ में लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में लोग सीधे ही भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि समस्त जनता के लिए निर्णय लेते हैं।
अब देखिए, इसमें दोनों तरफा बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि स्रोत जो है वो तो जनता ही है, ठीक है। अब इसने सरकार सीधी नहीं चुनी, इसने प्रतिनिधि चुने और इसने सरकार चुनी। और सरकार क्या करती है? सरकार यहाँ पर कोई योजना बना रही है, कोई विधि बना रही है, तो ये योजना जो है प्रतिनिधि क्या करेंगे? प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता पर ये योजना लागू होगी। जैसे कि सरकार ने एक फंड पारित कर दिया, मान लेते हैं कि 1000 करोड़ का हमने ये फंड पारित किया है अलग अलग गाँव में ये कुएं बनाने के लिए, या हमने जैसे मनरेगा की योजना चलाई गई, तो मनरेगा की हमने योजना चला दी। ये कहाँ से आया? फंड तो आया, ये इसके योजना जो है कहाँ से बनी? सरकार, केंद्र सरकार से, ठीक है। वो केंद्र सरकार से कहाँ पर आया? राज्य सरकार या प्रतिनिधि के पास। और राज्य सरकार ने क्या किया? अपने अधीन जितनी भी ग्रामीण और शहरी संस्थाएं थी, सरकार थी, उनको ये आदेश दिया कि जो मनरेगा योजना है, इनको जितना फंड मिला है वो उन्होंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। वो बोले जनता के लिए ये कार्यक्रम चलाना है। तो इस तरह से काम होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक चरणबद्ध रूप से काम होता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने बोल दिया, ऊपर एक व्यक्ति ने बोल दिया और वो लागू हो जाएगा। वो जो काम है, कोई भी योजना है, कोई भी विधि है, वो धीरे धीरे निचले स्तर तक लागू होती है। किसी भी तरह का कानून लागू किया गया तो उसका पहले केंद्र सरकार कानून बनाएगी, उसका जो ये सारी चीज जो है, ये सूचना आएगी राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार ये सारी सूचना जो है आगे प्रेषित करेगी और कहाँ पहुंचा देगी? स्थानीय सरकार के पास। और स्थानीय सरकार जो है वो उस जनता पर वो योजना लागू करेगी। तो इस तरह स्तर पर, हर स्तर पर काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार के लिए एक केंद्र सरकार इतने बड़े देश को नहीं चला सकती, इसलिए वो स्तर के रूप में कार्य करती है। इससे लोकतंत्र चलाना आसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत कम देश हैं विश्व में ऐसे जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है। स्थानीय स्वायत्त शासन जो है, स्थानीय सरकार जो है, यह लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा है या ये मूलभूत इकाई है। असल लोकतंत्र जो है वो स्थानीय स्तर से ही आता है। इसलिए ये वजह है कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा गया। और हमने क्या किया? हमने इस लोकतंत्र को पाने के लिए इतना हमने आसान नहीं काम किया। अगर हम 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई, उससे पहले क्या था? राजा महाराजाओं के शासन हुआ करते थे, अलग अलग वंश आए गए और भारतीय जनता को तोड़े गए और शासन किए गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो हम अंग्रेजों के अधीन हो गए। तब भी हमने लोकतंत्र नहीं देखा असल मायने में। हमने क्या किया? सिर्फ उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए और हम उनको मानते चले गए। और हमने इतने शोषण सहे हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता से पहले 1600 से लेके 1947 तक बहुत शोषण झेला है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप देखिए, गांधी जी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या वीर सावरकर, ये बहुत सारे नेता हुए। इन्होंने क्या किया? जनता को जागरूक किया और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। और उस स्वतंत्रता के बाद हमने, जब हमारे संविधान निर्माता बैठे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, एक बहुत बड़ी संविधान निर्माण सभा बैठी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस वक्त विश्व के जितने भी देश थे उनको समझा, पढ़ा उनके संविधानों को, और ये तय किया, उन्होंने गौर फरमाया कि राजतंत्र जो है हमारे लिए उचित नहीं है। हम बहुत अधीन रह लिए सबके। अब हमें सही मायने में स्वतंत्र होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। इसीलिए जब संविधान का निर्माण किया गया तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता दी। इसीलिए फिर मैं दोहराती हूँ कि एनसीईआरटी में आप शुरू में देखेंगे तो उद्देशिका दी गई है और वहां पर साफ शब्दों में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं। संप्रभु भी
का मतलब ये होता है कि वो विदेश नीति भी हमारी स्वतंत्र है और हम अपने देश के अंदर के मामलों में भी हमारी सरकार स्वतंत्र है। तो हम किसी भी और देश के अधीन नहीं है निर्णयों में। ये होता है संप्रभु का मतलब। और हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। और ये लोकतंत्र की प्रेरणा कहाँ से मिली? जनता से, क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान निर्माण करते वक्त जनता को ये शक्ति दी कि जनता के द्वारा ही हमने, संविधान सभा क्या थी, वो कहीं ना कहीं जनता को ही परिलक्षित करी थी। हम और अधीन, हमने 200 से 400 साल गुलामी की जंजीरों में जिए। तो वो जो हमने, जनता ने क्या किया, अपने प्रतिनिधि चुने। वो जो संविधान निर्माता थे वो हमारे प्रतिनिधि ही तो थे। उन प्रतिनिधियों ने ये संविधान बनाया और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। और तब से लेकर आज तक धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। यह हर फैसला जनता को ध्यान में रखकर किया जाता है और जनता को ये अधिकार दिया गया है कि उनको किसी भी कानून से आपत्ति होती है तो वो सरकार से अपनी मांगे कर सकते हैं और अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। और सरकार का ये दायित्व है कि जनता के अनुकूल ही कानून बनाए। इसलिए हमने जो ये लड़ाइयाँ लड़ी है, ये लोकतंत्र जो है, भारत में लोकतंत्र है, ये हमें इसकी देन है। अब इसमें आता है कि लोकतंत्र हम बनाते कैसे हैं। हमको दो अधिकार मिलते हैं। जनता को देखिए, दो अधिकार है। अधिकार तो बहुत है लेकिन दो कानूनी अधिकार है। एक क्या है? वोट देना, मतदान देना। और दूसरा है मतदान या चुनाव में खड़े होना। कहने का मतलब ये है कि चुनाव में आप भी, अगर आपका एक आयु और जो आप शर्तें पूरी करते हैं, योग्यता पूरी करते हैं संविधान के अनुसार, तो आप भी चुनाव में प्रतिनिधि के तौर पर उम्मीदवार बन सकते हैं। और आप ही वोट भी, जनता आपको वोट भी देती है। जनता ही वोट देकर सरकार चुनती है। ये दो हमें जो कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार मिले हुए हैं। तो लेकिन ये जो अधिकार है, क्या हमें आसानी से मिल गए? क्या हमने लोकतंत्र बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी? लेकिन लोकतंत्र जब असल मायने में ही आया ही वोट से है, मतदान देने के अधिकार से है, तो क्या ये मतदान का अधिकार लेना हमारे लिए आसान था? क्या ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्या ये विश्व के किसी भी देश के लिए आसान था कि वहां पर सभी को वोट देने का अधिकार मिल जाए? तो इसके लिए क्या हुआ? देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि मैंने बताया, लोकतंत्र की सबसे अहम शर्त यही है कि देश के सभी नागरिक या सारी जनता जो है वो वोट दे, मतदान करे और अपनी सरकार स्वयं चुने। लेकिन वो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता तो वो लोकतांत्रिक नहीं है वो देश। अब क्या हुआ? जब भारत आजादी से पहले की बातें बताई गई है कि कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। कम लोग, पहले क्या हुआ करता था, विश्व में कहीं भी बहुत सारे देशों के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि या तो जनता को वहां वोट देने का अधिकार ही नहीं था, और अगर था भी तो कैसे था कि अगर किसी का, जैसे पहले क्राइटेरिया तय किए जाते थे कि अगर कोई इतना शिक्षित है, जैसे मान लेते हैं ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएट व्यक्ति ही वोट दे सकता है। दूसरा आधार क्या रखा गया? संपत्ति। कुछ ऐसे विचारक भी हुए इतिहास में जिन्होंने कहा कि जो वोट देने का अधिकार है ये संपत्ति पर आधारित होना चाहिए। जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, और प्रॉपर्टी एक लिमिट तय कर दी गई, इससे ज्यादा है, वही वोट दे सकता है। असल मायने में सरकार उनकी है। दूसरा भेदभाव। तीसरी चीज थी लिंग के आधार पर कि भाई पुरुष जो है वो वोट दे सकते हैं और जो महिलाएं हैं वो वोट नहीं दे सकती है। तीसरा आधार। चौथा आधार क्या हुआ करता था कि वृद्ध के एक सर्टेन ग्रुप रख दिया गया कि भाई 25 साल से लेकर 40 साल तक की कोई जो व्यक्ति है वो वोट कर सकता है। ना तो 25 साल से नीचे का व्यक्ति या बच्चा वोट करेगा, ना 40 साल से ऊपर का व्यक्ति, वयस्क या वृद्ध जो है वो वोट करेगा। तो इस तरह से विश्व के
काफ़ी सारे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा देशों में ये उदाहरण देखने मिलता है कि कहीं भी जो वोट का अधिकार है ये आसानी से नहीं मिला है। वहाँ अपनी शर्तें थी उनकी, कहीं लिंग, कहीं शिक्षा, कहीं संपत्ति, कहीं उम्र का फासला, कहीं और कोई तरीका। तो कहीं देखिए जैसे एक रंग भेद भी है कि भाई अमेरिका है तो वहाँ गोरी चमड़ी वालों को अधिकार मिला और काली चमड़ी वालों को अधिकार लेट मिला। ये भी एक भेदभाव था, ये भी एक वोट देने का अधिकार, ये एक ढांचा बनाया गया कि भाई ये लोग ही वोट दे सकते हैं। तो जब अगर आपने पहले ही अपनी जनता को बांट दिया और सिर्फ लिमिटेड लोगों से, कुछ निश्चित व्यक्तियों से आपने वोटिंग करवाई, तो फिर वो कैसा लोकतंत्र हुआ असल में? उसको आप लोकतंत्र नहीं कह सकते वो। तो इसलिए हमने भी, हमारे यहाँ पर भी देश में ये रहा कि हमें भी पहले अधिकार नहीं था। अंग्रेज आए, राजाओं ने तो वैसे ही कभी अधिकार नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ शोषण किया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी हमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया, उसके लिए भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी। तो क्या किया गया, यही जो बाहर चल रहे थे उनके वहाँ ब्रिटेन में जो चल रहे थे कि शिक्षा और संपत्ति को बना दिया गया आधार। फिर कह दिया गया महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, सिर्फ पुरुषों को मिलेगा, दलितों को नहीं मिलेगा, सिर्फ हाई क्लास वालों को मिलेगा, जो अपने आप को सो कॉल उच्च जाति का मानते हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह से भारत में भी ये सारे उदाहरण देखने को इतिहास में मिलते हैं। तो 1931 में गांधी जी ने एक बात कही। गांधी जी की एक मैगजीन थी यंग इंडिया पत्रिका, उन्होंने इस पत्रिका में कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया। बताइए आप एक बार सोच के देखिए कि वो कैसी स्थिति होगी कि आप जिस देश में रह रहे हैं, आप जिस देश की जनता का नागरिक होने का हिस्सा है, आप उस देश का अहम भूमिका निभा सकते हैं, और उसमें ही आपको ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप अपनी सरकार खुद चुन सको। ये दिखने में बात जितनी आसान और जितनी मामूली लगती उतनी है नहीं। अगर आज भी आपको कह दिया जाए, 21 साल से ऊपर किसी भी यहाँ पर वयस्क को कह दिया जाए कि तेरा वोट का अधिकार खारिज होता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्या हमारे पास वोट का अधिकार ही नहीं है तो क्या हम नागरिक हैं असल मायने में? क्या हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं? क्या हमें ये अधिकार नहीं कि हमें जो सरकार अपने अपने ऊपर शासन करते देखने, क्या वो सरकार नहीं देखे? तो ये चीज बहुत ही अजीब हो जाती है। गांधी ने जी ने जो कहा कि भाई ये कैसी बात हुई, मैं सोच भी नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता कि संपत्ति है तो ही आपके पास वोट का अधिकार है, और चरित्रवान हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपके पास संपत्ति और शिक्षा नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हो। ये कोई बात ही नहीं हुई। ये कितनी अन्यायपूर्ण बात है। यहाँ पर कहीं भी न्याय नहीं है, और जब न्याय नहीं है किसी भी देश कानून व्यवस्था में, तो उस देश कानून व्यवस्था का कोई मायना नहीं रह जाता। दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करे, कोई गरीब है तो वोट नहीं दे सकता, ये कैसी? भाई प्रकृति ने आप सबको समान बनाया है, तो आप सबको समान रूप से ये अधिकार है कि आप अपना लोकतंत्र खुद चुने, आप अपनी सरकार खुद चुने। इसीलिए वोट का अधिकार जो है वो सब 21 साल से ऊपर या 18 साल, अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र है, तो वहां पर अलग अलग आपको सभी को बराबर वोट देने का अधिकार मिले। ऐसा भी नहीं हो कि भाई आपने शिक्षा ज्यादा ले ली, कोई 12वीं पास है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट तो बोले मैं तो 4 वोट दे सकता हूँ, और 12वीं वाला बोले कि उसको 1 ही वोट मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? इंसान तो आप, व्यक्ति तो आप, नागरिक तो आप एक ही हैं। तो ये इसको कहा जाता था भारित मत। ये कि आप शिक्षित ज्यादा हैं, आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो आपको वोट ज्यादा गिने जाएंगे, प्रॉपर्टी आपके पास कम है, शिक्षा आपके पास कम है तो वोट आपका कम होगा। ये जो है इसको अन्याय माना जाता है। ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र अगर ऐसा है ना तो वो देश लोकतंत्र नहीं हो सकता। इसीलिए लोकतंत्र में जो है मतदान का अधिकार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और वोट देने का अधिकार और चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये दोनों इसका लोकतंत्र होने की निशानी है। अब अभी देखिए एक सफ्रेज मूवमेंट, हम एक अलग से, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। सफ्रेज मूवमेंट जो हुआ था इसको इंग्लिश में बोलते हैं सफ्रेज, ये यहां से आया है, तो सफर करना पड़े तो वो सफ्रेज। ये इसमें क्या हुआ कि ये
प्रथम विश्व युद्ध से पहले थोड़ा शुरू हो गया था, धीरे धीरे कई महिला विचारक जो हुई, उन्होंने ये एक नया मूवमेंट या एक नई सोच रखी, सफरेज, कि भाई ये संसार में इतने देश हैं और सरकारें इतनी सारी हैं, लेकिन सबसे बड़े उस वक्त की सबसे बड़ी शक्तियां थी यूरोप और अमेरिका। और उनमें क्या हुआ करता था कि सिर्फ पुरुषों को अधिकार थे, वो भी शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की लेडीज को ये अधिकार ही नहीं था कि वो अपनी सरकार चुने। इसका मतलब क्या था कि वो महिलाओं को उस देश का नागरिक नहीं मानते थे। तो महिलाओं को भी नागरिक, वो भी इंसान है, उनको भी प्रकृति ने पुरुषों के समान बनाया है, वो भी नागरिक हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि गरीबों को, महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी नहीं मिलेगी, इसलिए उनको संघर्ष करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर स्टार्ट हुआ एक यूरोप के, वहां से स्टार्ट किया गया कि सफरेज मूवमेंट। तो इस सफरेज मूवमेंट में क्या हुआ, पहले शुरू हुआ यूरोप के एक देश में, फिर धीरे धीरे वहां से फैलता गया और धीरे धीरे विश्व के कई, पूरे यूरोप को चपेट में ले लिया, फिर अमेरिका को चपेट में ले लिया कि भाई महिलाओं के पास भी वोट का अधिकार होना चाहिए। और इस चीज के लिए महिलाओं ने इन देशों में बहुत लड़ाइयां लड़ी, छोटे बड़े बहुत आंदोलन हुए, हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए, बहुत महिलाओं पर अत्याचार किए गए, सिर्फ किस लिए, एक वोट के अधिकार के लिए। वोट का अधिकार जो है, ये उनको लगता है कि जीने की एक बहुत जरूरी शर्त है। आप किसी भी देश में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं या मानते हैं, तो वो वहां पर वोट देना उनका जो है वो होना ही चाहिए कि वोट उसको दिया जाए। तो महिलाओं को वोट जो है वो बहुत देर से मिला। तो अब क्या हुआ था, यहाँ युद्ध के दौरान इसमें बहुत पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए पुरुषों द्वारा जो कार्य किया गया वो महिलाओं को बुलाया गया। कहने का मतलब क्या था कि मतलब ऐसे बहुत सारे काम थे कि जो पुरुषों के लिए माने जाते थे कि ये उनको करेंगे, तो इन्होंने क्या किया कि भाई महिलाओं को बुला लिया पहले। तो फिर महिलाओं ने अलग अलग कार्य किए, व्यवस्था करनी शुरू कर दी। तो पता चला कि भाई महिलाएं तो उतनी ही सक्षम है जितनी कि पुरुष। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप नोटिस करेंगे, आपने कभी पढ़ी हो वर्ल्ड हिस्ट्री या पढ़ेंगे आगे, तो देखेंगे कि महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। युद्ध में पुरुष हुआ करते थे, लेकिन वो जख्मी होकर आते, उनके खाने पीने, उनको संभालने की सारी व्यवस्था अपनी जान को जोखिम में डालकर औरतें ही करती गई। तो सरकारों ने क्या किया, उन लेडीज को कह दिया और महिलाओं को परखने के लिए कह दिया गया कि भाई आप पुरुषों वाले काम करो। अब पुरुषों से जुड़े हर काम महिलाओं से कराए गए और उन्होंने, महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि वो भी पुरुषों के बराबर सक्षम है। और इसीलिए, और जब ये बातें साबित हुई, तो जितने भी पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाएं थी कि महिलाएं पुरुषों से नीचे हैं या अधीन है या निम्न है, ये धारणाएं समाप्त हुई और फिर उनको माना गया हाँ ये भी बौद्धिक प्राणी है। मतलब ये, इनको यहाँ इतना मेहनत करनी पड़ी, इतना इनको सफर करना पड़ा अपनी वोटिंग राइट के लिए, कि इनको फिर उसके बाद सरकारों ने यह समझा कि हाँ महिलाएं भी बौद्धिक हिस्सा है, महिलाओं में भी बौद्धिक क्षमता उतनी ही है जितनी कि पुरुषों में है। इसीलिए उनको अधिकार, फिर यहाँ पर महिला मताधिकार आंदोलन जब हुए तो उन्होंने फिर कहा कि भाई हमारे अंदर भी बौद्धिक क्षमता उतनी ही है, हमें भी ये अधिकार है कि हम अपने दिमाग से, अपने बौद्धिक स्तर से अपनी सरकार स्वयं चुने, इसलिए हमें अधिकार मिलने चाहिए। और इसके लिए भूख हड़तालें भी हुई, जेल भी गई, उनको मारा पीटा गया, कोई न जाने कितनी महिलाओं को आत्म बलिदान करना पड़ा, उनको मरना पड़ा, किस लिए, ताकि दुनिया की बाकी महिलाओं को या उस देश की बाकी महिलाओं को वोटिंग राइट मिल सके। तो इस तरह ये इसको जो इन सब जो ये जो घटनाएं घटी इतनी सारी, इनको कहा गया सफरेज मूवमेंट। आपको अगर आपके पास सवाल आता है, प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में कि सफरेज मूवमेंट संबंधित है किससे, तो आप क्या कहेंगे? आप या तो लिखा आएगा मताधिकार, लिखा हुआ आएगा कि और कोई कानूनी व्यवस्था, नीचे लिखा आया कोई खाने पीने का मैटर, लिखा आया कि घरेलू हिंसा, तो आप क्या करेंगे? मताधिकार। वहीं पर दूसरा, अगर महिला मताधिकार ऑप्शन में है तो आप महिला मताधिकार आप टिक करेंगे, और अगर सिर्फ मताधिकार है तो मताधिकार आप करेंगे। सफरेज मूवमेंट जो है महिलाओं के
मत देने का अधिकार था, कि उनको वोटिंग राइट चाहिए था और चुनाव में खड़े होने का उनको अधिकार चाहिए था। इतनी मेहनत करने के बाद अलग अलग देशों में आप सोच सकते हैं कि इतने सालों में इतनी तरक्की होने के बावजूद भी बहुत सारे देशों में अभी हाल ही में 20वीं सदी में उनको ये अधिकार मिले हैं कि महिलाएं भी वोट कर सके। तो इसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दी है कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिला मताधिकार मिले, वो मिल गए थे 1893 में ही। फिर उसके बाद फिनलैंड ने 906 में अपनी महिलाओं को अधिकार दिया। रूस ने 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, ज़ारशाही का अंत हुआ, उसके बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर मताधिकार दिए। अमेरिका जैसी बड़ी शक्तिशाली देश ने, आप सोचिए, 1920 में आकर उनको अधिकार दिया। ये जबकि ये बात बहुत पहले चालू गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से भी कई साल पहले ये बात विचार व्यक्त हो चुका था कि महिलाएं भी वोट देने का अधिकार रखती हैं, वो भी पुरुषों के बराबर बौद्धिक सामर्थ्य रखती है। तब जाकर अमेरिका ने 1920 में और इंग्लैंड ने 1928 में आकर अपनी महिलाओं को अपने यहाँ पर वोटिंग राइट दिया। भारत ने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइलेज चला, और भारत ने ये सोच समझी, भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने, वो बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड शिक्षित वर्ग से थे, तो उन्होंने इस नीड को, इस आवश्यकता को समझा, और उन्होंने देखा कि लोकतंत्र की सही निशानी यही है कि देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार या मतदान देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर संविधान के शुरुआत से ही ये व्यवस्था की गई कि भारत को जो है 1950 में ही जब संविधान लागू हो गया, तभी से हमने महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार, मताधिकार यहाँ प्रदत्त किया गया। हमारे यहाँ 21 साल की आयु, 21 साल से कोई भी व्यक्ति या वयस्क जो है, वयस्क मताधिकार इसको बोलते हैं, यहाँ पर शुरू हुआ, और 21 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी व्यक्ति जो है, उम्र दराज कितना भी उम्र का सही, एक्सट्रीम जो, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमने सिर्फ न्यूनतम उम्र दी है, हमने अधिकतम उम्र जो है वो घोषित नहीं की है। मतलब यहाँ के हमारी भारत में, भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में हमने हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग से संबंधित हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी व्यवसाय का हो, हमने सबको बराबर नागरिकता की अवधारणा में बांधा है, और सबको हमने बराबर नागरिक होने की, ये हमने उनको अधिकार दिया है। इसीलिए यहाँ पर 1950 से ही मताधिकार, महिला मताधिकार यहाँ पर शुरू है। और अभी रिसेंटली, आप 2015 में सऊदी अरब ने जो है एक लोग अभी दिया है, हाल ही में 5 साल पहले, महज 5 साल पहले सऊदी अरब ने महिला मताधिकार दिया। 2014 तक या 15 तक वहाँ की महिलाओं के पास वोट करने का अधिकार ही नहीं था। तो कहने का मतलब, विश्व में आज भी बहुत सारे देश हैं जो कहने को लोकतंत्र है, लेकिन असल मायने में जब वो बराबर वोटिंग राइट ही नहीं दे सकते, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं कहलाए जा सकते। ठीक, तो यहाँ पर अब हम वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सरकार क्या है, सबसे पहली बात कि भाई सरकार क्या है, हमने ये पढ़ा। सरकार जनता पर शासन करती है, जनता एक अपना प्रतिनिधि चुनकर जिनको बैठाती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, वो सरकार है। सरकार अलग अलग तरह के काम करती है, चाहे वो देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए हो, चाहे देश की सुरक्षा का हो, चाहे देश के सामाजिक मुद्दों का कोई इशू हो, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी तरह का कोई इशू हो, तो सरकार उसके अनुसार या उस पर आधारित निर्णय लेती है, और उन सब निर्णयों को लागू कराने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई किसी भी तरह का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो हमारे पास न्यायालय जाने की अधिकारिता है। अब सरकार काम कैसे करती है, नीति नियम कानून बनाकर और अपने अलग अलग अंगों के द्वारा। अब वो मंत्रालय भी हो सकता है, कंपनियां भी हो सकती है, वो सर्वोच्च जिसका जैसा अधिकार क्षेत्र वो उस पर काम करता है। और ये काम किसका, एक्चुअल में दायित्व किसका होता है, सरकार का। वो इन अंगों और इन संस्थाओं के माध्यम से अपना काम को अंजाम देती है।
फिर हमने पढ़ा कि कानून, सरकार जो है वो कानून बनाती है और देशवासी जो है उसको कानून का पालन भी करते हैं, क्योंकि सरकार इनको बाध्य कराने की शक्ति रखती है। और अब हमने अगर कानून का पालन नहीं किया तो हम दंड के भागीदार हो सकते हैं। और हमने अगर हमें सही नहीं लगता है, कोई अन्यायपूर्ण चीज़ हुई है, हमारे साथ स्थिति हुई है, तो हम न्यायालय में जाकर उसके लिए दावा कर सकते हैं। सरकार 3 स्तर पर काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। इसके बाद ये है सरकार के प्रकार क्या क्या है, लोकतंत्री सरकार और राजतंत्री सरकार। लोकतंत्री सरकार क्या है, जिसमें सरकार को जनता चुने, जनता वोट देकर अपनी सरकार को चुने। और राजतंत्री सरकार में क्या है, राजा या रानी या क्राउन के अधीन जो है वो देश होगा या राज्य होगा। और उसके बाद भारत में जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ की जनता ने अपनी सरकार को खुद चुना है और खुद चुनती है। हर 5 साल बाद यहाँ पर जो है चुनाव होते हैं और उसमें हम अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारी जो केंद्र सरकार को चुनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लोकतंत्र होने की सबसे बड़ी शर्त क्या है, मतदान का अधिकार या वोट देने का अधिकार। तो सरकार जो है लोकतंत्र कब तक नहीं कहलाई जा सकती, जब तक कि वोट का राइट नहीं मिले। तो इस वोट के लिए हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी और विश्व के अलग अलग देशों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी। और उसके बाद सिर्फ वोटिंग राइट ही नहीं, सिर्फ महिलाओं को मताधिकार देने के लिए भी अलग अलग बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनको सफरेज मूवमेंट के नाम से एक साथ जाना जाता है। और उसके बाद हमने बात की कि महिला मताधिकार कब कब किस किस देश ने दिया। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स, और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और किसी भी तरह की क्वेरी हो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। और आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए रजिस्टर करने के लिए मेरा कोड खान 10 यूज़ कीजिए और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। होप आपकी मेहनत रंग लेकर आए और आप जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक करें। थैंक यू सो मच।